हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है भौतिकी का कार्य क्षेत्र। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिकों के जो पहले चैप्टर थे उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, आप पहले प्रीवियस जो जितने भी टॉपिक है उनको देखें, उसके बाद अगर ये आप टॉपिक देखते हो तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम शुरुआत कर रहे हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, यानी जो भौतिक जो आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं जो उसका जो कार्य क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, यानी वो किस स्केल से किस स्केल तक के घटनाओं का माप कर सकता है। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि अगर भौतिकी के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम हमें इसके जो ब्रांचेज है उसका थोड़ा बहुत जो देखना पड़ेगा कि उसका वो किस प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन करता है, और उन जो जितने भी ब्रांचेज है उन ब्रांचेजों के जो जिस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करता है उससे हमारा आइडिया लग जाता है कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि भौतिकी के जो कार्य क्षेत्र में है वो दो प्रकार के क्षेत्र है, एक तो है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल का मीन्स होता है बड़ा पैमाना, बड़े पैमाने की घटनाएं। वहीं सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटे पैमाने की, छोटे स्केल पर जो घट रही घटनाएं उनका अध्ययन। यानी एक प्रकार से हम एक पार्टिकल से लेकर जो हमारा प्रेक्षणीय विश्व है, जितना विश्व हम देख सकते हैं उस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरे प्रकार जो सूक्ष्म छोटा पैमाना है उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स इत्यादि प्रकार के हम घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हुआ सूक्ष्म पैमाना, ये हुआ स्थूल पैमाना। वहीं एक और जो अभी नया क्षेत्र जो निकला है वो है हमारा मध्यकार भौतिकी। मध्यकार भौतिकी का मतलब ये होता है कि स्थूल पैमाने पर हम एक पार्टिकल से लेकर जो जितना भी प्रेक्षणीय विश्व है उस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म पैमाना है, छोटा पैमाना, उसमें हम मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स के बारे में हम उस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन मध्यकार भौतिकी में ये होता है कि हम इसमें कुछ सैकड़ों परमाणुओं का अध्ययन करता है, यानी एक परमाणु का अध्ययन नहीं करते और इतने भी बड़े किसी कण का अध्ययन नहीं करते हैं जो कि जिसका मतलब बहुत सारे उसमें मॉलिक्यूल, उसमें एटम्स हो, जैसे कि बहुत सारे यानी अरबों में एटम्स हो। एक छोटे से पार्टिकल में, कण में बिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो हम उस प्रकार के को तो स्थूल भौतिकी के अंतर्गत देखते हैं। वहीं सूक्ष्म पैमाने पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको हम सूक्ष्म पैमाने पर घटनाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन मध्यकार भौतिकी का मतलब ये होता है कि ना तो एक एटम्स, एक मॉलिक्यूल का अध्ययन करता है और ना इतने बड़े कण का अध्ययन करता है कि उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाए। उसमें कुछ सैकड़ों, यानी सैकड़ों की तादाद में उसमें जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं उस प्रकार का घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, और ये होती है हमारी मध्यकार भौतिकी। तो अब हम ये देखते हैं कि जो स्थूल पैमाने पर जो घटनाएं घटित हो रही है वो फिजिक्स की कौन सी ब्रांचें हैं जो स्थूल प्रकार की घटनाओं का वर्णन करती हैं। तो सबसे पहले यह है नंबर 1 जो ब्रांच है वो है यांत्रिकी। यांत्रिकी जो कि आज हम ब्रीफ डिस्कशन ही पढ़ेंगे, इसके बारे में आने वाले चैप्टर्स में इसके बारे में जो जितने भी हो गए वो विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है वो हमारा बेस है, पूरी जितने भी फिजिक्स हैं 11th की उसका बेस है। तो हम बेस में संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे, संक्षिप्त विवरण के बाद में बहुत सारे विस्तार से आगे आने वाले चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यांत्रिकी के अंतर्गत आप देखते हो कि इसमें पार्टिकल से लेकर और जितने भी जो खगोलीय स्तर पर जो भी होती है घटनाएं उनका अध्ययन किया जाता है, यानी खगोलीय घटनाएं। यांत्रिकी में पार्टिकल से लेकर खगोलीय घटनाएं। अब इसमें किस प्रकार के रूल्स और थ्योरीज है, इसमें बेसिकली न्यूटन के जो गति के नियम है और गुरुत्वाकर्षण नियम,
यानी यांत्रिकी में जो फिजिक्स की एक ब्रांच है उसमें हम पार्टिकल्स से लेकर, जिसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, खगोलीय घटनाएं, जो जितने पूरा विश्व है, जो हमारा प्रेक्षणीय विश्व है, जो अभी तक हमने देखा है, उस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें जो पार्टिकल्स और खगोलीय घटनाएं हैं उनकी गति पर विचार किया जाता है, यानी हमारे उसके जो किस प्रकार की गति करती है उसमें हमारी रुचि है। इसलिए हम वहाँ पर जो यांत्रिकी है उसमें जो हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो है गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें हम देखते हैं कि मिलियंस ऑफ एटम से लेकर खगोलीय प्रकार की घटनाओं की गति पर विचार किया जाता है। तो ये स्थूल पैमाने पर घटना हुई। एक और ब्रांच है जिसका नाम है विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी में आप देखते हो कि इसमें जो आवेशों के मध्य जितने भी प्रकार के जो अन्योन्य क्रियाएं होती है उन पर विचार किया जाता है। इसमें आप देखते हो कि इसमें जो प्रिंसिपल्स जो हम इसमें जो इस ब्रांच में जो हमारे जो प्रिंसिपल्स है वो इस प्रकार है। इसमें कूलाम के नियम का अध्ययन किया जाता है, फैराडे के नियम का, ऑर्स्टेड का नियम का, और इन जो नियमों को सत्यापन है वो क्या है, मैक्सवेल के जो 4 समीकरण हैं, जो आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैक्सवेल के जो 4 समीकरण हैं, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विद्युत गतिकी से संबंधित जो मैक्सवेल के 4 समीकरण है, समुच्चय 4 समीकरण समुच्चय, उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बेसिकली हुआ कि विद्युत गतिकी के अंतर्गत किस प्रकार के नियम का अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ कूलाम के नियम, फैराडे के नियम, ऑर्स्टेड और मैक्सवेल के जो 4 समीकरण है, प्रसिद्ध समीकरण है, जो आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, आप फिक्र मत करो अभी तक। तो उनके समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और इसमें किस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें आप जैसे कोई मान लीजिए कोई चुंबक है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसमें जो हमारा धारावाही चालक है उसकी गति में किस प्रकार के जो विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है और जो फोर्स है उनके मध्य किस प्रकार के जो रिलेशंस है उनका अध्ययन किया जाता है। आप देखते हो ऊपर जब टीवी आप घर में सेटअप करते हो तो आप देखते हो ऊपर एंटेना लगा होता है, तो उसकी एंटेना की कार्य प्रणाली भी इसके अंतर्गत समझते हैं। और जितने भी रेडियो है, टेलीविज़न है, उन सब की जो कार्य विधि है वो विद्युत गतिकी के माध्यम से समझ सकते हैं। आज हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे घर पर टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं, एंटेना का कार्य प्रणाली, जो टावर लगे हुए हैं मोबाइल्स के, वो सब का अध्ययन है वो विद्युत गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो मतलब ये स्थूल पैमाने पर यानी बड़े पैमाने पर हम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है तीसरा, ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में भी हम पार्टिकल से लेकर खगोलीय घटनाएं, इनका अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना जिसका अर्थ है। तो मैं ये ऊष्मागतिकी में भी हम पार्टिकल और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें हम वास्तव में गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण नियम जो प्रिंसिपल है उनको लागू करने की कोशिश करते हैं। और मेन बेसिकली है इसमें हमें पार्टिकल्स की और खगोलीय घटना की जो है उसकी गति पर, हमें उसमें किस प्रकार की गतियाँ हो रही है उसको जानने में बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ऊष्मागतिकी में हम ये पार्टिकल और खगोलीय घटनाएं लेते हैं, लेकिन उसमें हमें इसकी गति पर विचार नहीं करते। इसमें हम उसके जो अन्य गुणधर्म हैं, जैसे पार्टिकल का ताप, उसका दाब, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि प्रकार की घटनाओं में हमें रुचि होती है। यानी किसी वस्तु में अगर ऊष्मा स्थानांतरण कर दे, उसमें अगर कोई पार्टिकल है, जैसे उस पार्टिकल में अगर ऊष्मा स्थानांतरण कर दे या उस पर कोई कार्य कर दे तो उसकी एंट्रोपी किस प्रकार प्रभावित होगी, उसमें आंतरिक ऊर्जा है वो किस प्रकार बढ़ेगी, इत्यादि प्रकार की हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत पार्टिकल्स और खगोलीय घटनाओं है उसका अध्ययन करते हैं। और इसमें जो आप देखते हो जो घटनाएं होती है, जैसे कि आप देखते हो ऊष्मा इंजन,
जो ऊष्मा इंजन की कार्यविधि है वो इस ऊष्मागतिकी जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी हम किसी पार्टिकल्स या कोई भी पिंड है उसके गति में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें ताप, दाब, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा इत्यादि प्रकार की जो वस्तुएं उसमें बाह्य उस पर कोई कार्य करे या उसमें कोई ऊष्मा दे तो उसमें ये किस प्रकार चीज़ें परिवर्तित होगी, उस प्रकार की चीज़ों को हमें जानने में ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारी हुई तीसरी शाखा, यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, ऊष्मागतिकी। और चौथी शाखा है जो जिसका नाम है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी बेसिकली क्या होता है? प्रकाशिकी ये होता है कि आप इसमें प्रकाश पर आधारित घटनाओं पर, प्रकाश पर जो आधारित घटनाएं हैं उनका आप अध्ययन करते हो। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जैसे प्रकाश, किसी वस्तु से प्रकाश आ रहा है, किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित हो रहा है, तो उस प्रकाश के माध्यम से उन वस्तुओं के जो गुण हैं उनकी व्याख्या करना। जो गुण होते हैं उस प्रकाश के जो होता है, प्रकाश के माध्यम से उन गुणों की व्याख्या करना ही प्रकाशिकी के अंतर्गत आता है। इसमें हम दूरदर्शी वहाँ सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि पढ़ते हैं। और प्रकाशिकी में होता है जो एक बहुत प्रसिद्ध जो नियम यह है कि प्रकाश ना तो पार्टिकल के रूप में पूर्णतः होता है, ना ही वो वेव तरंग के रूप में होता है। यानी वो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। कभी कभी वो पार्टिकल शो करता है अपना जो गुण होता है, कभी कभी वो शो करता है कि वो खुद एक वेव के रूप में है। तो अभी हाल फिलहाल जो भौतिकी में जो प्रकाश के बारे में जो अभी धारणा चल रही वो ये है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। तो बेसिकली आप देखते हो प्रकाशिकी के अंतर्गत आप देखते हो कि इसमें आप प्रकाश पर आधारित घटनाएं देखते हो और प्रकाश घटना पर आधारित आप इसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि प्रकार की घटनाओं की, सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि पढ़ते हो, दूरदर्शी की कार्यविधि पढ़ते हो, सूक्ष्मदर्शी कार्यविधि पढ़ते हो। और इन जो यंत्र है इनके माध्यम से अगर किसी बड़े पिंड जैसे कोई स्टार्स है उनके माध्यम जो प्रकाश आ रहा है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से उस प्रकाश को कैप्चर किया जाता है और उस प्रकाश के माध्यम से उस ग्रह के बारे में, उसके तापमान के बारे में अनुमान लगाया जाता है। ये तो जो जितनी भी चीज़ें आती हैं वो प्रकाशिकी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आप देखा है कि स्थूल पैमाने की जो आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर घटनाएं हैं, जो फिजिक्स की ब्रांच है, यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, ऊष्मागतिकी और प्रकाशिकी, ये जितनी भी जो फिजिक्स की ब्रांच है तो ये स्थूल पैमाने पर घटनाओं की व्याख्या करते हैं। यानी इसमें आप जो जितने भी वस्तुएं लेंगे, जितने भी आप बॉडी लेंगे तो वो पार्टिकल से लेकर खगोलीय घटनाओं के बीच का होगा। यानी इसमें जो हमारी पार्थिव घटनाएं आती हैं वो पार्टिकल से खगोलीय घटनाओं के बीच की जो वो होती है, मध्य में होती है। तो आप यही कह सकते हैं कि इन जो चार ब्रांच हैं, इन चार ब्रांचों में आप पार्टिकल से लेकर खगोलीय घटनाओं के बीच की घटनाओं का आप अध्ययन करते हैं और इसमें पार्टिकल्स और वो खगोलीय घटना वो भी शामिल होती है। अब आप देखते हो कि ये तो हुई बड़ी पैमाने पर घटना है। तो भौतिकी के कार्य क्षेत्र में स्थूल पैमाने पर आपने देख लिया कि भौतिकी पार्टिकल से लेकर खगोलीय घटनाओं तक के बीच में की वस्तुओं का अध्ययन करता है, चाहे उसके गति के रूप में हो, चाहे उनका जो जितनी भी होती हैं ताप, दाब और एंट्रोपी के रूप में हो, उनसे आने वाले प्रकाश का अध्ययन करके उनके गुणों की व्याख्या करनी हो, या फिर उनके मध्य जो भी जितने भी आवेश है उन आवेशों के माध्यम से उसके भी गुणों को समझने की कोशिश करना इत्यादि प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पैमाने पर। सूक्ष्म पैमाने पर, छोटी पैमाने पर जो घटनाएं घटित हो रही है, जैसे इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का अध्ययन, इसमें हम प्रोटॉन का अध्ययन करते हैं, इसमें हम न्यूट्रॉन का अध्ययन करते हैं और इसमें हम एटम का अध्ययन करते हैं इत्यादि प्रकार की घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हमें जो फिजिक्स की ब्रांच है उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। जब 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एटम में झांक रहे थे, मॉलिक्यूल्स में देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जो हम बड़े किसी पार्टिकल्स और जो बॉडी के लिए जो न्यूटन के गति के नियम लगा रहे हैं
वो सूक्ष्म पैमाने पर हमें जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या करने में ये असफल सिद्ध हो रहा है। यानी इन जो न्यूटन के गति के नियम है इनके माध्यम से हमें इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम की गति को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नए प्रिंसिपल्स है, नई थ्योरीज है, न्यू थ्योरीज का प्रतिपादन करना पड़ा और उन न्यू थ्योरीज के माध्यम से हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल के जो गुण हैं उनकी व्याख्या करने लगे। तो बेसिकली आप देख रहे हो क्वांटम फिजिक्स है वो सूक्ष्म पैमाने पर जितने भी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही उसका अध्ययन करने में सहायक है। तो आपने ये देख लिया और ये देख लिया। मध्यकार भौतिकी में कुछ सैकड़ों परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें एक मॉलिक्यूल का घटना का अध्ययन नहीं किया जाता है, या एक एटम का, या फिर मिलियंस ऑफ जितने भी होते हैं एटम्स उनका भी अध्ययन नहीं किया जाता। उसमें कुछ सैकड़ों परमाणु हो गए, यानी 100, 200, 300 इस प्रकार के जो एटम्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो क्वांटम फिजिक्स में आप देख रहे हो कि जितने भी सूक्ष्म पैमाने पर जितने भी घटनाएं घटित हो रही है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति कर रहा है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मध्य किस प्रकार की संरचनाएं हैं, और इतने सूक्ष्म पैमाने पर जो मास है उसकी किस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है, इत्यादि प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। मास का स्ट्रक्चर क्या है, मास का संगठन क्या है, उसमें किस प्रकार की गतियाँ हो रही हैं, प्रोटॉन के क्या गुण हैं, न्यूट्रॉन के क्या गुण हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या गुण हैं, उनके मध्य किस प्रकार का संबंध है और उनकी संरचना किस प्रकार है, इत्यादि प्रकार की जो जितने भी जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है वो क्वांटम फिजिक्स में किया जाता है। और ये बहुत ही सूक्ष्म पैमाने पर वस्तुओं की घटनाओं का वर्णन करने में सहायक है। तो अभी आपने देख लिया है कि भौतिकी का जो हमें शुरुआत में जो क्वेश्चन लेकर चले थे ना कि भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है कितना बड़ा है, तो आप इससे फिजिक्स की जो ब्रांच है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिक्स का कार्य क्षेत्र है ना वो कितना बड़ा हो सकता है। इसमें आप इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम से लेकर आप खगोलीय जितनी भी जो अभी तक आपने प्रेक्षणीय विश्व, जब अभी तक हमने जितना विश्व जाना उसके के बीच की वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। यानी आप देख सकते हो कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत है। इसमें आप मास के रूप में देख सकते हो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाता है जिसका द्रव्यमान है -10⁻³ kg से, और जो अभी तक प्रेक्षणीय विश्व है उसका जो द्रव्यमान है 10⁵ kg। यानी जो मास लेवल पर है, जो हमें किसी भी जो कोई भी पार्टिकल है या कोई एटम्स है उसमें जो मास का परिसर है वो ये है कि इसमें आप 10⁻³ kg से 10⁻55 kg तक के द्रव्यमानों के बीच के जो वस्तु है उनका अध्ययन करते हैं। यानी इसका जो परिसर हुआ वो हुआ 10⁻55 + 31, यानी जो इसका परिसर है वो 10⁸86 इतना बड़ा परिसर, यानी मास के रूप में इतने बड़े परिसर के जो होता है उस प्रकार की घटनाओं का भौतिकी में अध्ययन किया जाता है। अब आप देखते हो कि लेंथ के रूप में आप नाभिक के जो किसी एटम्स का नाभिक होता है उसका जो व्यास होता है 10⁻⁻15 मीटर, और जो अभी तक हमने प्रेक्षणीय जो विश्व है जो हमने अभी तक जितना विश्व जाना उसके जो व्यास है, जैसे हमने इतना विश्व जाना है समझ लो पूरे विश्व का, तो उसकी जो लेंथ है जो लगभग 10⁻26 मीटर है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो इसका परिसर है ये इतनी 10⁻41 मीटर तक के परिसर के वस्तुओं का जो है वो घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें लेंथ, इतनी जो लेंथ है इसका इतना परिसर है, इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें आप समय के रूप में देख सकते हो कि किसी एक जो छोटा सा पार्टिकल्स उसका जो अस्थायी जो जीवन काल होता है वो 10⁻24 होता है सेकंड, और जो अभी तक विश्व है उसकी जो आयु है वो 10⁻17 सेकंड है। यानी इसमें 10⁻17 + 24 10⁻41 सेकंड।
मास के लेवल पर आप देखते हो कि वह इलेक्ट्रॉन जो 10 की घात -31 kg से प्रेक्षणीय विश्व जो 10 की घात 55 kg है, इस प्रकार की बीच की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। वहीं लेंथ के रूप में आप देख सकते हो कि वहाँ एक और नाभिक के जो व्यास होता है उसका अध्ययन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आप प्रेक्षणीय विश्व का जो स्केल होता है 10 की घात 26 मीटर उस तक की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। वहीं आप समय के रूप में देख सकते हो कि वहीं एक कण जो होता है उसकी 10 की घात -24 जो सेकंड होता है उसका जीवन काल होता है, उससे लेकर जो अभी तक विश्व की आयु है 10 की घात 17 सेकंड के बीच की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो भौतिकी का कार्य क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। यानी हम जो जितना भी अभी तक घटनाएं देखी जा रही है, सूक्ष्म पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो चाहे थोड़े छोटे पैमाने पर हो, उन सभी का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है और इसका अनुमान हमने मास, लेंथ और टाइम के माध्यम से लगा लिया है। तो भौतिकी का कार्य क्षेत्र वास्तव में बहुत बड़ा है। जो जितने भी आप अभी तक अपने जो आंखों से जितने भी घटनाएं देख सकते हैं उसका तो भौतिकी में वर्णन हो ही रहा है, उसके तो सिद्धांत है, उसका घटनाओं का वर्णन हो चुका है और हो भी रहा है। वहीं अगर जो आपके आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि बहुत बड़े दूरी पर कोई पिंड है या बहुत सूक्ष्म पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो हम आंखों से नहीं देख सकते, उस प्रकार की भी घटनाओं का भौतिकी में वर्णन किया जा रहा है, वो भी बहुत ही एफिशिएंट जो जितने भी होते हैं ना यंत्र उसके माध्यम से। तो आपने आज आपने पढ़ा है कि भौतिकी जो स्थूल पैमाने पर भी घटनाओं का वर्णन करती है, सूक्ष्म पैमाने पर भी घटनाओं का वर्णन करती है और मध्यकार भौतिकी जिसमें कुछ सैकड़ों परमाणुओं पर भी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। अब आप देख सकते हो कि जो भौतिकी होती है, जो फिजिक्स होती है, वो किस प्रकार से एक रुचि का विषय बन सकता है। हर प्रकार से व्यक्ति के लिए फिजिक्स एक अलग प्रकार से रुचिकर हो सकती है। जैसे कि किस प्रकार, सर्वप्रथम कुछ व्यक्तियों के लिए ये इस प्रकार रुचिकर हो सकती है, जैसे किसी वैज्ञानिक ने कोई सिद्धांत दे दिया है तो कुछ वैज्ञानिकों के लिए ये जानना जरूरी है कि वो सिद्धांत सत्य है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो उसके लिए वो नए प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से वो बताते हैं कि जो आपने जो सिद्धांत दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो प्रयोगों के माध्यम से बताते हैं। तो उनके लिए जो भौतिकी रुचि का क्षेत्र वो इस प्रकार हुआ कि वो जो प्रिंसिपल्स है उनको जो किसी ने दिए उसको वो जानने में रुचि रखते हैं कि ये सही है गलत है। तो वो प्रयोगों के माध्यम से ये दर्शाते हैं कि हाँ ये प्रिंसिपल सही है, अगर सत्य है प्रिंसिपल, अगर एक्सपेरिमेंट उस प्रिंसिपल के हक में परिणाम देता है, नहीं तो वो कहता है फॉल्स है। तो उनके लिए प्रयोगों का जो सत्यपन है वो रुचि का विषय है। वहीं किसी के लिए भौतिकी इस प्रकार हो सकती है, जैसे कोई आप नई प्रकार की घटना देखते हो इस नेचर में, तो उनके लिए ये जो नेचर में जितने भी प्रकार के नए फिनोमेना घटित होते हैं जिसकी अभी तक व्याख्या नहीं की जा सकी, तो उनके लिए रुचि का विषय ये हो सकता है कि वो नए प्रयोग करें और नए प्रयोगों के माध्यम से उस घटना का वर्णन करें। तो उसके लिए जो रुचि का विषय है वो ये हो सकता है कि जितनी भी जो अभी उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नई घटनाएं देखी तो उनका जो अध्ययन करना उनके लिए रुचि का विषय हो सकता है। वहीं किसी के लिए ये रुचि का विषय हो सकता है कि आप देख सकते हो संसार में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है और वो ये देखकर हैरान हो सकता है या फिर आकर्षक हो सकता है कि इतनी सारी घटनाओं की व्याख्या कुछ फ्यू सिद्धांत के माध्यम से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, फ्यू थ्योरीज, यानी कुछ फ्यू थ्योरीज के माध्यम से आप उन इतनी बड़ी घटनाओं की बड़े पैमाने पर स्केल पर जो घटनाएं घटित हो रही है या विभिन्न प्रकार जो घटनाएं घटित हो रही है उनका आप कुछ प्रिंसिपल्स या कोई एक प्रिंसिपल के माध्यम से आप अगर उसकी व्याख्या कर रहे हो तो उसके लिए अचरज का विषय है कि हर प्रकार की घटनाओं को आप एक ही सिद्धांत से या कुछ फ्यू सिद्धांत से आप उसकी घटना वर्णन कर रहे हो, तो उसके लिए ये अचरज का विषय हो सकता है। या भौतिकी उसके लिए इस प्रकार रुचि हो सकती है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं का कुछ वन थ्योरीज या कुछ फ्यू थ्योरीज के माध्यम से उसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। वहीं कुछ व्यक्तियों के लिए भौतिकी इस प्रकार रुचि हो सकती है कि सिद्धांत दिए जा चुके हैं और उस सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सत्यापित भी किया जा चुका है, तो उनकी रुचि हो सकती है कि चलिए अब इस थ्योरीज को और इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कुछ नई युक्तियाँ यानी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ नए अनुप्रयोग बनाए जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कि विद्युत गतिकी के अंतर्गत कूलाम्स, फैराडे, ऑर्स्टेड और जो मैक्सवेल के जो 4 समीकरण हैं उनके समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। तो कोई व्यक्ति इन समुच्चय के माध्यम से
वो कोई युक्ति बना सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उनके माध्यम से किसी ने एंटेना बनाया, किसी ने टीवी बनाई, किसी ने मोटर बनाई, किसी ने जनरेटर बनाया। तो उनके लिए जो रुचि का विषय है वो ये हो सकता है कि जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का एक्सपेरिमेंट द्वारा सत्यापन किया जा चुका है, तो उनके माध्यम से कुछ नई युक्तियों का निर्माण करना, जैसे कि निकोला टेस्ला ने किया है। तो हर व्यक्ति के लिए जो भौतिकी है उसमें अलग अलग रुचि हो सकती है। किसी के लिए सिद्धांत या उनका सत्यापन या वेरीफाइड करना उनके लिए रुचि का विषय है, तो किसी के लिए कोई नई घटना घटित हो रही है उनकी एक्सप्लेनेशन देना उसके लिए रुचि का विषय हो सकता है। और कुछ का मतलब ये वो भी अचरज पड़ सकती है कि विभिन्न प्रकार जो घटनाएं घटित हो रही है उनका कुछ थोड़े से जो सिद्धांत है उनके समुच्चय द्वारा उनकी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, तो उसके लिए वो रुचि का विषय हो सकता है। वहीं कुछ का ये हो सकता है कि सिद्धांत दिए जा चुके हैं, सिद्धांत के माध्यम से कुछ प्रयोगों द्वारा वो सत्यापित भी किया जा चुका है, तो उनके माध्यम से युक्तियाँ बनाना उनके लिए जो फिजिक्स है वो रुचि का विषय हो सकता है। तो आज हमने देखा है कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है और भौतिकी है वो किस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए अलग से रुचि का विषय होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।